हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड इट मीन्स फिजिक्स की दुनिया। फिजिक्स की दुनिया के बारे में जब आप नॉलेज गेन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और इस इंटरेस्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें आप एक इंटरेस्ट क्रिएट करोगे और उसके थ्रू आप पढ़ोगे तो शायद वो चैप्टर्स या वो टॉपिक्स आपको बहुत ईजिली कवर हो जाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। क्या है वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स? इट मीन्स फिजिक्स की दुनिया। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच है। फिजिक्स क्या है? साइंस का एक ब्रांच है। ओके, क्या है ब्रांच? फिजिक्स। अब क्या हुआ कि साइंस क्या है? तो देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ कि पहले के समय कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारी नॉलेज अपने सराउंडिंग से क्या करी, गेन की और उसको लोगों को बताया। जैसे स्टार्टिंग में जैसे लोगों ने बोला कि अर्थ है और सन यहाँ से राइज कर रहा है और इधर सनसेट कर रहा है। जब वो राइज करता है तो मॉर्निंग होती है और जब वो सनसेट करता है ऐसी कंडीशंस में नाइट होती है। क्लियर? और फिर से वो रिवॉल्व करके आता है और सनराइज होता है और सनसेट होता है। ये सारी चीज़ें मतलब उन्होंने अपने ऑब्जर्व करी और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने अपने लोगों को बताया और लोगों ने उस नॉलेज को क्या किया, गेन किया। अब बात यह है कि जो उस समय इस तरह की बातें करते थे उनको हम लोग फिलोसफर बोलते थे। क्या बोलते थे? फिलोसफर। और फिलोसफर जो बात बताते थे, जो नॉलेज हम पाते थे उस समय, मतलब उस समय जो हम लोगों को नॉलेज मिल रही थी, उस समय की नॉलेज जो थी उसको हम लोग फिलॉसफी बोलते थे। फिलॉसफी इट मीन्स कि जब स्टार्ट हुआ तो लोगों ने नॉलेज गेन की तो उनको फिलोसफर कहते थे और वो जो नॉलेज थी उसको हम लोग फिलॉसफी कहते थे। मतलब जो बातें वो बताते थे वो एक फिलॉसफी में आता था। क्लियर है? और लोगों ने उस नॉलेज को क्या किया, गेन किया और गेन करने के बाद वो अपने सराउंडिंग में उस चीज़ को ऑब्जर्व करने लगे। जब वो ऑब्जर्व किए तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखने लगी तो उसको वो रियल मान करके एक्सेप्ट करते थे और उसी चीज़ को मानते थे और आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी वो ऐसे ही कुछ बताते थे। क्लियर है? बट इसमें क्या हुआ कि जब ये नॉलेज हम गेन करने लगे तो सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको अलग अलग तरीके से दिखने लगी और ये हमारे क्या हुआ, नॉलेज का गेन हुआ। मतलब जब हमको नॉलेज बढ़ने लगी तो हमने क्या किया कि हम थोड़ा सा परेशान हो गए कि इतनी सारी नॉलेज है, अब इसको हम कैसे पढ़ें। तो हमने क्या किया कि जो पर्टिकुलर लोग थे उन्होंने क्लासिफाइड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जब हमारी फिलॉसफी बढ़ गई तो हमने क्या किया, हमने उसको क्लासिफाइड कर दिया। इट मीन्स कि जब हमारी नॉलेज यहाँ से बढ़ी फिलॉसफर के थ्रू तो हमने क्या किया, इसको क्लासिफाइड किया। अब ये क्लासिफाइड क्या होता है या क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन मीन्स हो गया, जैसे सपोज कर लो आप क्लास 10 से क्लास 11th में आए हो। आप क्लास 10 से क्लास 11th में आए हो तो क्या आपसे पूछा जाता है ना कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। आप आर्ट्स लेना चाहते हो, कॉमर्स साइंस साइड आना चाहते हो, कॉमर्स आना चाहते हो, तो क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो। क्या डिसाइड करते हो? जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। सेम मेथड से क्लासिफिकेशन क्या हुआ, जो नॉलेज बढ़ी तो नॉलेज में उन्होंने देखा कि अलग अलग तरीके की नॉलेज थी तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको जो पसंद है उस चीज़ के बारे में आप ये पढ़ो, हमको ये पसंद है, हम इस चीज़ की नॉलेज गेन करेंगे। इट मीन्स कि उन्होंने अलग अलग तरीके की नॉलेज को अलग अलग क्लासिफाइड कर दिया और क्लासिफाइड करके उसकी स्टडी करने लगे। वो उनके लिए क्या हो गया, ईजी हो गया। क्लियर है? तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ, इस क्लासिफिकेशन में कैसे हुआ, जैसे मान लो आर्ट है और साइंस है। तो अब आर्ट क्या है? आर्ट मीन्स कि जो आपकी कला है वो आपकी आर्ट है। क्लियर? जैसे सपोज कर लो कि कोई एक पर्सन है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। क्लियर? अब वो जल्दी आउट नहीं होता तो अब क्या होता है कि आप क्या बोलोगे, ये साइंस है कि आर्ट है? आर्ट है ना, ये तो उसकी कला है कि वो आउट नहीं होता है। बट साइंस क्या है? अब जैसे हम देखते हैं कि पंखा घूम रहा है या हम देख रहे हैं कि बरसात हो रही है, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, ये क्या है?
ये तो एक साइंस है ना, साइंस का पार्ट है ना, क्लियर। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन हमने किए और उस क्लासिफिकेशन के थ्रू हम क्या करने लगे, डेप्थ में जाने लगे, उस नॉलेज के डेप्थ में जाने लगे। अब कैसे किया इन्होंने क्या किया कि जब स्टार्टिंग में लोग नॉलेज मिला तो उन्होंने नॉलेज को गेन किया और गेन करके क्या करने लगे, उसको ऑब्जर्व करने लगे। क्या करने लगे, ऑब्जर्व करने लगे। ऑब्जर्व करने के बाद ये पूरा एक पैटर्न ऑर्गेनाइज्ड वे में जाने लगा। कैसे जाने लगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में। मतलब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने इसको ऑर्गेनाइज किया। बात समझो, सबसे पहले साइंस की स्टडी जो हो रही है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रही है। कैसे हो रही है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के थ्रू हो रही है। अब ये ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज तो आप समझ गए होंगे कि जैसे हमने कोई चीज ऑब्जर्व करी और ऑब्जर्व करने के बाद हमने वो चीज आपको बताई। अब आपको पता चली तो आपने क्या किया, उस चीज को माना, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो वही हो रहा है, और उस ऑब्जर्वेशन को आपने लिख लिया या नहीं लिखा, आपने उसको समझ लिया और फिर आपने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उस चीज को बताया। तो ये क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये पूरी नॉलेज चली आ रही है। क्लियर। अब क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में नॉलेज चली आ रही है, इट मीन्स व्हाट, देखो हमारे नेचर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे सपोज कर लो कि पानी, ठीक है, पानी को अब हम देखते हैं कि मान लो कोई स्लोप एरिया है, अब पानी यहाँ से, वाटर यहाँ से आ रहा है, क्लियर, तो वो यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आ रहा है। अब इस पैटर्न में ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आ रहा है, तो अब हम सोच रहे हैं क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है, हम तो सोच रहे हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, बी से ए क्यों नहीं जा रहा है। अगर हम यहाँ से पानी को डालें तो क्या ये बी से ए जाएगा, नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जा रहा, ये तो हम बाद में सोचेंगे, पहले अभी हमने देखा, ऑब्जर्व करना चाहा कि मतलब क्या है ये ए से बी ही क्यों जा रहा है, और हमने ऐसा बार बार किया। जब हमने इसको बार बार किया तो बार बार हम देख रहे हैं ए से बी पैटर्न में ही जा रहा है जब हम उसको ऐसे रख रहे हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी, और इसको हमने आगे बताया। अब क्या हुआ कि जब हमने ओवरऑल अपनी लाइफ में इतना ही गेन किया, सपोज कर लो कि हमने इतना ही गेन किया और इससे ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ पाए, तो क्या होगा कि जो जिसको हमने बताया वो इस नॉलेज को आगे बढ़ाएगा, आगे नॉलेज को बढ़ाएगा। क्या कि इतना तो उसको पता है, अब वो ये सोचेगा कि मैं इसको कैसे आगे क्या करूं, आगे की चीज़ें जानूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक्सपेरिमेंट वगैरह स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ऑर्गेनाइज करते हैं हम किसी चीज़ को, जब हम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वो फर्स्ट पॉइंट होता है आपका ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन तो हो गया, ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने आपको बताया कि जब ऑब्जर्व कर लिया और उसके बाद उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उस चीज को पहले खुद से ट्राई करना स्टार्ट कर दिया, क्या ऐसा सच में हो रहा है। इन्होंने क्या किया, ये लैब वर्क करना स्टार्ट कर दिए। क्या स्टार्ट कर दिए, लैब वर्क। मतलब उन्होंने अपना एक सेटअप क्रिएट किया और उस सेटअप को क्रिएट करके वो चीज करके देखा जो ऑब्जर्वेशन में उन्होंने गेन किया था, और वो चीज वैसे ही कंटिन्यू हो रही थी। तो इस तरीके के जो लैब वर्क किया इन्होंने, ये लैब वर्क क्या था, ये लैब वर्क था इनका एक एक्सपेरिमेंट। अब ये लैब वर्क हम कैसा करते हैं, हम एक कंट्रोल्ड वे में करते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हम टंकी भर पानी उठा करके एक छोटे से सेटअप में डाल दें तो पता चला हो गया। क्लियर है। तो इस तरह की कंडीशंस को करने के लिए, इस तरह के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। इट मीन्स कंट्रोल्ड वे में करेंगे जिससे हमारा वो सेटअप भी बिगड़े नहीं और हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो सेकेंड जो हमारा स्टेप था, वो सेकेंड स्टेप हमारा था कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। अब कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है, क्लियर। इसके बाद क्या हुआ, जब हमने ये एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, कंटिन्यू ये एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, तो हम अपने सराउंडिंग में जितना भी कुछ हो रहा है उस चीज की स्टडी करने लगे, और स्टडी करने के बाद हमने ये बताना स्टार्ट कर दिया कि ये क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है। क्लियर। तो जब हम ये बताते हैं कि ये क्यों, वजह, ये कह सकते हो आप कि वजह बताने लगे आप कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह की कंडीशन जब आप बताते हो तो इसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रीजनिंग। रीजनिंग, अब रीजनिंग तो दो तरीके की रीजनिंग होती है, एक होती है क्वालिटेटिव रीजनिंग और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्लियर। अब क्वालिटेटिव रीजनिंग क्या होता है, देखो इसको समझो।
मान लो हमने एक सेटअप क्रिएट किया, एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया और उसमें हमने एक बल्ब लिया, बल्ब को ग्लो कराया। अब लाइट यहाँ से पास हो रही है, क्लियर। हमने यहाँ से फव्वारे स्टार्ट किया और वाटर फॉल करने लगा यहाँ से। अब जब वाटर इस लाइट से पास होने लगा तो हमने देखा कि 7 कलर्स प्रेजेंट हो गए, रेनबो फॉर्म हो गया। तो अब हम सोचने लगे कि ये 7 कलर्स कहाँ से आया। फिर कहीं ना कहीं हम इस एक्सपेरिमेंट को बार बार करते रहे और फिर हमने इस पर एक ओवरऑल एक पॉइंट बताया कि ये लाइट की प्रॉपर्टी है, लाइट में डिफरेंट 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं और जब वाटर इससे फॉल होता है तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, 7 कलर्स को सेपरेट कर देगा। ओके, तो ये थी हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्या थी बेटा? क्वालिटेटिव रीजनिंग। अब ये क्वालिटेटिव रीजनिंग थी। सेकंड हमारी क्या है? क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होता है? देखो इसको कैसे समझेंगे हम लोग। सपोज कर लो कि 2 मास है, क्लियर। ये 2 मास है, 2 मास के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अट्रैक्ट कर रही है ये पर्टिकुलर कोई एक डिस्टेंस पे है, सपोज कर लो डिस्टेंस r पे है, क्लियर। तो उस पर फोर्स F लग रही है। फिर हमने क्या किया, हमने इस r को डबल कर दिया। हमने ये 2 मास जो लिए थे r डिस्टेंस पर, इस 2 मास को हमने पुट कर दिया डबल डिस्टेंस पे, मतलब 2r डिस्टेंस पे। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया और देखा कि यहाँ पे जो फोर्स थी वो 4 टाइम्स क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। मतलब पहले जो फोर्स थी उससे 4 टाइम्स ये क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इस कंडीशन से हमने क्या किया, एक क्वांटिटी कंडीशंस बता दी कि r डिस्टेंस पे F फोर्स लग रही थी और 2r डिस्टेंस पे 4 टाइम्स डिक्रीज हो गई। तो ये जो प्रॉपर्टी हुई, ये जो रीजनिंग हुई, इस तरीके की नॉलेज जो हमने दी, ये कैसी नॉलेज थी? ये थी एक क्वांटिटेटिव नॉलेज। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो सेकंड हमारा क्या है? क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब बेटा एक चीज और समझो, इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। अभी हमने रेनबो का एग्जांपल समझा, ठीक है। हमने बोला कि यहाँ से बल्ब है, बल्ब से लाइट जा रही है, हमने यहाँ से फव्वारा स्टार्ट किया तो यहाँ पे 7 कलर सेपरेट हो गए, क्लियर। और हमने इसकी प्रॉपर्टी भी बता दी थी। हमने बोला लाइट की प्रॉपर्टी है, लाइट में 7 कलर्स है और जब वो वाटर फॉल कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, 7 कलर्स को सेपरेट कर दे रहा है, क्लियर है। बट क्या हमेशा ऐसा करेगा? नहीं, हमने इसको कई बार किया, ऐसा हो नहीं रहा था। फिर हमने देखा कि कुछ टाइम्स में हो रहा था। फिर हमने क्या किया कि इस पे और एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमें पता चला कि जब 42 डिग्री, बात समझो, 42 डिग्री एंगल से लाइट हमारी आइस पर पड़ेगी और उस टाइम कोई वाटरफॉल होगा, उस लाइट से पास होगा, उस समय रेनबो फॉर्म होगा और उस समय क्या होगा, 7 कलर्स सेपरेट होंगे, क्लियर। तो ये जो 42 डिग्री हमने बताया, ये 42 डिग्री क्या था? ये इसकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग थी। क्या थी? क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो रीजनिंग हो गया, क्लियर। 2 तरीके की रीजनिंग भी बता दी, क्वांटिटेटिव बता दी और क्वालिटेटिव बता दी, क्लियर। अब इसमें और एक कॉन्सेप्ट है, क्या कि जब हम ये रीजनिंग बताते हैं और हमने क्वांटिटेटिव रीजनिंग बताई तो ये क्वांटिटी 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाना, आर को 2 टाइम्स इंक्रीज करना, क्लियर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी फॉर्मूले से आई होगी, मैथमेटिकल टर्म्स का यूज करके हमने इस चीज को बताया, क्लियर। तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है आफ्टर दिस रीजनिंग के बाद, 4th स्टेप, वो 4th स्टेप हमारा होता है बेटा मैथमेटिकल मॉडलिंग। क्या होता है? मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब ये मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या थी? मैथमेटिकल मॉडलिंग मीन्स हो गया फॉर्मूला क्रिएट करना, मतलब किसी पर्टिकुलर बात को, किसी पर्टिकुलर नॉलेज को हमने बताया, उस नॉलेज को सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया, फिर हमने उस पर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया, फिर हमने उसकी रीजनिंग बताई, क्वांटिटेटिव रीजनिंग बताई, क्वालिटेटिव रीजनिंग बताई, क्लियर। और उसको बताने के बाद हमने क्या किया, हमने उस पर एक फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हर एक नॉलेज का या जो भी फिलोसफर थे, जो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने सब पर एक फॉर्मूला बना दिया। नहीं, कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज करी, बट अपने ओवरऑल होल लाइफ में उन्होंने क्या किया, उस पर मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं कर पाए। और जब तक वो मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं कर पा रहे थे तब तक उनके लॉस को, मतलब उनकी बातों को लॉस पर नहीं रखा गया। जो साइंस का लॉ है उस रूल पर इस बात को नहीं रखा गया और वो एक्सेप्टेबल नहीं था। बट उन्होंने जो नॉलेज बताई थी उस नॉलेज को हमने एक्सेप्ट किया था और उस नॉलेज को हमने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके हमने उस पर मैथमेटिकल मॉडलिंग की
और जैसे ही वो मैथमेटिकल मॉडलिंग प्रूव हो गई, हमने उस चीज को क्या किया, साइंस में रख लिया। क्लियर है, वो इस साइंस का पार्ट हो गया। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? मतलब कि साइंस में कोई भी चीज आ रही है, कोई भी टॉपिक आ रहा है, वो कब आ रहा है? पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन हो रहा है, सेकेंड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड रीजनिंग हो रही है, फोर्थ मैथमेटिकल मॉडलिंग हो रही है। अब बेटा एक बात समझो, केवल मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गई सर तो क्या ये प्रूव हो गया? नहीं, मैथमेटिकल के बाद भी तो कुछ कंडीशन हो गई। क्या होगी? देखो पहले समझते हैं। देखो मैथमेटिकल मॉडलिंग मतलब क्या? जैसे सपोज कर लो कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमको पता है कि फोर्स क्या है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो, हमने जो r की कंडीशन बनाई थी, हमने क्या किया, बहुत सारी चीजें हमने देखी। जैसे हमने बोला कि बॉल है, बॉल को हमने छोड़ा तो वो नीचे खींच रहा है, क्लियर, नीचे गिर रही है। हमने ये बार बार किया और बार बार हमने देखा कि बॉल ऊपर से नीचे ही गिर रही है, छोड़ने पर ऊपर क्यों नहीं जा रही है। तो हमने बोला कि अरे अर्थ की ग्रेविटी है, उस खींच रही है, उसको अट्रैक्ट कर रही है। बट हमने बोला कि अच्छा, अर्थ की ग्रेविटी क्यों है, मास है तो वो दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इस वजह से वो खींच रहा है। तो हमने बोला सन भी तो है, सन क्यों नहीं खींच ले रहा, सन पे भी तो ग्रेविटेशन फोर्स है। तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो कॉन्सेप्ट सही है। तो उन्होंने क्या किया, जो मैथमेटिकल मॉडलिंग थी, उस मैथमेटिकल मॉडलिंग में इस चीज को प्रूव किया, वेरीफाई किया कि अर्थ क्यों खींच ले रही है और सन क्यों नहीं खींच ले रहा, या सन कब खींचेगा। क्लियर? उन्होंने क्या किया, फोर्स निकाली। कैसे निकाली? उन्होंने यहाँ पर बॉल की मास रखी और एक यहाँ पे अर्थ का मास रखा, और जितनी डिस्टेंस पे बॉल थी अर्थ सरफेस से, उतनी डिस्टेंस पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट की और एक फोर्स निकाली। क्लियर? फिर उन्होंने क्या किया, सेम बॉल के साथ यहां पर मास रखा उन्होंने, किसका, सन का, और जितनी डिस्टेंस उस पर्टिकुलर हाइट से किसकी थी, सन की थी, उस हाइट से उतना डिस्टेंस यहां पे पुट किया और सॉल्व करने के बाद उन्होंने उसका फोर्स देखा। तो कहीं ना कहीं उनको दिखा कि अर्थ से लगने वाला फोर्स ज्यादा था एज कंपेयर टू सन, इसलिए अर्थ क्या कर रही थी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर हो रहा है? तो ये थी ओवरऑल वेरिफिकेशन। क्या थी? वेरिफिकेशन। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑल्सो। फॉल्सिफिकेशन ये क्या है? देखो जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा ऐसे ही हो कि हमने जो मैथमेटिकल मॉडलिंग की और उस पर कोई कॉन्सेप्ट हमने लगाया और वो हमेशा सही हुआ हो। नहीं, बहुत टाइम ऐसा हुआ कि हम जो एक्सपेरिमेंट करते थे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम जो मैथमेटिकल मॉडलिंग करते थे उस पर कुछ चीज़ें तो एक्सेप्टेबल थी, बट कहीं ना कहीं वो क्या हो जा रहा था, फेल हो जा रहा था। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी रखी गई, नए नए प्रिंसिपल आए, नए नए लॉज आए, जिस पर क्या हुआ कि ये ओवरऑल फेल हो रहा था। और फिर हम क्या कर रहे थे, हम फिर से ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, फिर से कंट्रोल कर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और ओवरऑल उसके मैथमेटिकल मॉडलिंग को हम क्या कर रहे थे, सही कर रहे थे। भाई इंपॉर्टेंट है ना? कैसे इंपॉर्टेंट है सर? यहाँ पे आर स्क्वायर है। अब भाई आर स्क्वायर क्यों है, आर क्यूब भी तो हो सकता है, R4 भी तो हो सकता है, R की पावर 4 भी तो हो सकती है, तब क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग तभी करेक्ट हुई जब ये आर स्क्वायर रखा गया। सही है? समझ में आ रहा है क्या? देखो पहले तो उनको थोड़ी ना ऐसे पता था कि आर स्क्वायर रख दिया तभी आएगा तुरंत, नहीं, उन्होंने चेक किया होगा ना, कई बार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, और जिस एक्सपेरिमेंट में ये मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या हो रही थी, करेक्ट आ रही थी, इससे निकलने वाला जो रिजल्ट था वो करेक्ट आ रहा था, उस कंडीशन में इस मैथमेटिकल मॉडलिंग को हमने वेरीफाइड किया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? और जब ये नहीं हो रहा था तब वो क्या था बेटा, फॉल्सिफिकेशन थी। क्लियर हो गया? तो ये जो हमारे स्टेप है, क्लियर, इन स्टेप को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर? इस स्टेप के थ्रू ही आप सारी नॉलेज क्या करोगे, गेन करोगे साइंस में। एक और चीज, एक पॉइंट हमारा रह गया, प्रिडिक्शन। क्या रह गया? प्रिडिक्शन। उसको आप ऐसे ही समझ लो कि जब हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं तभी हम प्रेडिक्ट करते हैं। कैसे? देखो जब हमने ये फॉर्मूला बनाया या हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस बनाए तो हमने क्या कर दिया, प्रेडिक्ट कर दिया। हमने बोला कि अगर कोई भी बॉडी है, हमने बोला कि ठीक है अर्थ और मून है, क्लियर, अर्थ से कोई चीज हमने फेंका तो मून की ग्रेविटेशन फोर्स उसको अट्रैक्ट कर ले, ऐसी क्या प्रेडिक्शन हो सकती है? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी हो और ये पर्टिकुलर टाइम पे वहां पे पहुंच जाएगी एक ऐसे डिस्टेंस पे जहां से मून की ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू व्हाट,
अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ये पहले प्रेडिक्शन हुआ और उस प्रेडिक्शन पर फिर हमने क्या किया, इसको वेरीफाई करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और उसके थ्रू हमारा ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नहीं आया तो एक और एग्जांपल समझ लो कि सपोज कर लो कोई एक स्पेसक्राफ्ट गया, क्लियर, और वो एक पर्टिकुलर फोर्स से गया, ठीक है, और फोर्स से जाने के बाद वो अपने इंजन से गया, ठीक है, इंजन स्टार्ट था और वो गया, क्लियर, और फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाने के बाद उस क्या हुआ, उसने अपना इंजन बंद कर लिया और इंजन बंद करने से क्या हुआ कि मून उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। भाई देखो, अर्थ की जब तक ग्रेविटेशन फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रही थी तब तक वो इंजन का फोर्स लगा करके आगे जा रहा था, क्लियर, बट एक डिस्टेंस पे वो गया और उस डिस्टेंस पे जाने के बाद क्या हुआ कि मून की ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा हो गई तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगा, तो उसने अपना इंजन बंद कर लिया, अपने आप वो धीरे धीरे मून की तरफ अट्रैक्ट हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाकर के उसको मून ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, तो ये क्या था, पहले प्रेडिक्ट किया गया, पहले प्रेडिक्शन हुआ इसका कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ऐसी आएगी जहां से मून का ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और वो उसको अपने आप अट्रैक्ट कर लेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आया? तो ये 6 स्टेप आपको अच्छे से पता होने चाहिए ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के, क्लियर। साइंस क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, ओके। और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज कौन सी नॉलेज होगी, जिसमें या साइंस में जो भी पॉइंट्स हैं या जो भी टॉपिक्स हैं वो कब आए होंगे, जब उन पर ये 6 जो स्टेप थे हमारे, 6th स्टेप क्या है, प्रेडिक्शन, क्लियर। तो जब ये 6 स्टेप हमारे क्या हो गए, वेरीफाइड हो गया, पूरा क्लियर हो गया, तब वो साइंस में क्या हो गया, साइंस का एक पार्ट हो गया, साइंस के लॉज में उसको रख लिया गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर है? अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, व्हाट इज फिजिक्स। अब बात करते हैं व्हाट इज फिजिक्स। अब तो स्टार्ट हुआ है हमारा कॉन्सेप्ट, हम तो फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं ना, कि कुछ और पढ़ रहे हो? फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। देखो व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है समझो, बता सकते हो आप? देखो फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which help us to learn about our nature। वो हमें क्या हेल्प कर रही है, हमारे नेचर के बारे में जितनी नॉलेज है उसको गेन करने में हेल्प कर रही है, क्लियर है। तो हम यहां लिख लेते हैं व्हाट इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we learn or gain a knowledge in our surroundings or nature। कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिजिक्स क्या है, फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लर्न करते हैं या गेन करते हैं नॉलेज, किसकी, अपने सराउंडिंग की या फिर अपने नेचर की। भाई हमारे सराउंडिंग में सब क्या है, नेचर का पार्ट है, क्लियर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नेचर की जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं वो किसका पार्ट है, फिजिक्स, क्लियर है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो बेटा, बहुत सारी नॉलेज थी और बहुत सारी चीजें हमने गेन की, क्लियर। अब ये जो नॉलेज हमने गेन की, इस पे क्या हुआ कि हम एक पर्सन इतनी सारी नॉलेज को एक साथ नहीं रख सकता, या चलो ठीक है, अलग अलग पर्सन ने अलग अलग चीजों को डिस्कवर किया और अलग अलग चीजों के बारे में बताया, क्लियर है। बट हम क्या अलग अलग पढ़ाई ऐसे कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे? नहीं ना। कुछ कंडीशंस हमने ऐसी बनाई जिसमें हम बहुत सारी स्टडी को, बहुत सारी नॉलेज को एक बंच में रखा। मतलब हमने सोचा कि हम एक ऐसा कर लें कि ये जो इसकी नॉलेज, इनकी नॉलेज, इनकी नॉलेज, ये सारी नॉलेज किसी एक थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाए। तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा कि अगर हम केवल इस थ्योरी के बारे में पढ़ लें तो हमें धीरे धीरे ये सारी नॉलेज गेन हो जाएगी। और इस तरीके की कंडीशन जो बनी, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं यूनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। इट मीन्स कि इसके बाद जो हमारा टॉपिक आया व्हाट इज फिजिक्स के बाद, वो आया हमारा यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन। अब यूनिफिकेशन क्या होता है?
समझते हैं। क्लियर? जैसे मान लो बेटा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब देखो इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनको आप इंक्लूड कर सकते हो, मतलब बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जिसको आप एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ जाओ तो आप उसके बारे में भी समझ लोगे। कैसे? जैसे मान लो कि आपको दिया हो फॉलिंग एप्पल, भाई एप्पल का गिरना क्या हुआ? ग्रेविटेशन की वजह से। क्लियर? रिवॉल्विंग मून, रिवॉल्विंग मून, ये भी आपका क्या हुआ? ग्रेविटेशन। भाई अर्थ का मून रिवॉल्व कर रही है। क्लियर? तो किसकी वजह से कर रही है? अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से वो रिवॉल्व कर रही है। क्लियर? तो ये किस में आया? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ही तो आया। क्लियर है? अब इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, पेंडुलम स्विंग, जो पेंडुलम का स्विंग है। क्लियर? ये भी किसकी वजह से हो रहा है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। मतलब ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट हम पर्टिकुलर एक लॉ से समझ सकते हैं। देखो मेरा समझाने का मतलब ये है कि यूनिफिकेशन क्या है? किसी पर्टिकुलर एक थ्योरी से डिफरेंट नॉलेज का एक कलेक्शन बना लेना, जो कि उसी पर्टिकुलर थ्योरी से क्या की जाए? समझा दी जाए। मतलब एक्सप्लेनेशन जो अलग अलग नॉलेज का है वो किसी पर्टिकुलर एक थ्योरी से आ जाए। इस तरह की कंडीशन को जो हम क्रिएट करते हैं वो एक यूनिफिकेशन का पार्ट होता है। कॉन्सेप्ट समझ में है? इसी तरह बहुत सारी कंडीशंस है। देखो एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? हम बहुत सारी चीजें अभी अब क्लास 11th में ही पढ़ेंगे। क्लियर? जैसे हम ये कह सकते हैं आपसे लेंस लॉ, ये तो आप क्लास 12th में पढ़ोगे। लेंस लॉ ये मैग्नेटिज्म का पार्ट है। क्लियर? और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप सपोज कर लो बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज प्रिंसिपल, ऑफ फ्लूइड, ये भी क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की उस पे आता है, लॉस पे आ रहा है। क्लियर? और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है? तो किरचॉफ सेकंड लॉ ये हमारा किसका पार्ट है? ये हमारा है इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। इसी तरह एक है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये किसका पार्ट है? ये तो हीट का पार्ट है। क्लियर? तो इट मींस कि ये सारी नॉलेज हम पर्टिकुलर एक लॉ से पढ़ सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इस तरीके की जो कंडीशन हमने क्रिएट करी, मतलब डिफरेंट नॉलेज को किसी एक लॉ पर लाके डिपेंड करा दिया और एक लॉ से हम उस सारी नॉलेज को क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं। ये हमारा किसका पार्ट है बेटा? ये था हमारा यूनिफिकेशन का पार्ट। हमने तो कहीं ना कहीं ये भी किया कि मतलब जितनी नॉलेज थी वो सारी नॉलेज हमने सोचा कि किसी पर्टिकुलर एक थ्योरी से ही डिफाइन कर दे, और ऐसा प्रेडिक्शन किया भी गया था। ऐसा बोला गया था द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इज व्हाट? थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ। क्या प्रेडिक्शन हुआ था? थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ को हमने बोला था कि ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं इस लॉ से ही क्या हो जाएंगे? डिफाइन हो जाएंगे, एक्सप्लेन हो जाएंगे। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यूनिफिकेशन क्या होता है? अब ये थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ क्या है, ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे। अभी स्पॉन्टेनियस कंडीशंस यहाँ पे एक्सप्लेन होगी कि सब कुछ क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस कंडीशन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होती है, तो वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। क्लियर? 11th और 12th में हम ये सब कवर कर लेंगे, इससे ज़्यादा है। क्लियर? तो प्लीज़ ध्यान लगाइए और खुद पढ़िए। क्लियर? अब देखो बेटा यहाँ पे हमारा यूनिफिकेशन तो क्लियर हो गया। अब एक और है रिडक्शनिज्म। क्या बोलते हैं? रिडक्शनिज्म। देख लेते हैं, इसको रफ कर दें। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शनिज्म क्या है। क्लियर? तो इसको तो आप ऐसे ही समझ लो, रिडक्शनिज्म इट मींस कि जो नॉलेज है उस नॉलेज को हम
ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है जिसमें नॉलेज क्या होती है कि बहुत लंबे प्रोसेस में होती है, और उस लंबे प्रोसेस में हम किसी चीज़ को फाइंड करें या उस लंबे प्रोसेस में हम किसी चीज़ की वैल्यू निकालें या एक्सप्लेन करें, वो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। तो उस लॉन्ग प्रोसेस वाली टर्म्स को हम छोटे छोटे पार्ट में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, और एक एक पार्ट की सीक्वेंस में या पर्टिकुलर कंडीशंस में नॉलेज गेन करते हैं, और फिर ओवरऑल जाके फाइनल रिजल्ट बताएं। इस तरीके के नॉलेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शनिज्म बोलते हैं। कैसे, जैसे सपोज कर लो कि कोई एक बुलेट है, ठीक है, बुलेट फायर हुई और बुलेट आकर के किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक से लगी, ठीक है। अब वो ब्लॉक जाकर के किसी दीवार से लड़ा, दीवार पे क्या था, पेंडुलम लगा हुआ था, वो पेंडुलम स्विंग कर गया। क्लियर। अब हम आपसे पूछ लें कि बताओ वो पेंडुलम कितना उठा, अब तो आपके लिए प्रॉब्लम हो गई ना। तो अब इसको क्या करें, अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर लें कि बुलेट आई तो उसका मोमेंटम निकाला और वो ब्लॉक पे गई, फिर वहां से फोर्स लगा, उस फोर्स से फिर कोलिजन हुआ, फिर कोलिजन कैसा हुआ। क्लियर। तो ये सारी चीजें जो हम नॉलेज गेन किए अलग अलग पार्ट में किए, और फिर जाकर के हमने लास्ट रिजल्ट बताया कि वो पेंडुलम कितना ऊपर गया। ठीक है। तो इस तरीके की जो नॉलेज है वो किसका पार्ट होता है बेटा, वो होता है रिडक्शनिज्म का पार्ट। क्लियर। तो दो तरीके की कंडीशन हो गई, एक हमारा हो गया यूनिफिकेशन और दूसरा हो गया रिडक्शनिज्म। क्लियर। यूनिफिकेशन क्या है, जिसमें हम बहुत सारी नॉलेज को एक पर्टिकुलर थ्योरी से क्या कर दें, एक्सप्लेन कर दें। और यहाँ पे रिडक्शनिज्म में क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर केस में डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज को हमने डिवाइड किया और ईच पार्ट की स्टडी करते हुए हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंचे। इस तरीके के नॉलेज को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शनिज्म बोलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब देखो बेटा, स्कोप ऑफ फिजिक्स में दो तरीके के स्कोप है, एक है हमारा मैक्रोस्कोपिक और दूसरा है हमारा माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक स्कोप को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, मतलब क्लासिकल फिजिक्स एक पार्ट है जो क्लास 11th में है, मैक्सिमम है क्लास 11 तक जा रही, ये आपकी क्या है, क्लासिकल फिजिक्स है। क्लियर। और एक हमारी है माइक्रोस्कोपिक, जिसमें हम क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं या फिर मॉडर्न फिजिक्स बोल सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम जाकर के उसकी स्टडी करना और उसमें हम फिजिक्स के टर्म्स को रिलेट करें, वहां पे लॉस देखें। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमारी माइक्रोस्कोपिक का पार्ट हो गई। और एक हमारा मैक्रोस्कोपिक, एक और होता है मेसोस्कोपिक। क्लियर। बट वो हमको अभी उतना नहीं जानना है, तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के बारे में जानते हैं। मैक्रोस्कोपिक क्या है, या मैक्रोस्कोपिक में आप क्या क्या गेन करोगे, किस तरीके की नॉलेज आप गेन करोगे, ये हम देख लेते हैं। देखो, मैक्रोस्कोपिक में एक पार्ट तो हमारा है मैकेनिक्स का, एक पार्ट है बेटा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, और एक पार्ट है हमारा ऑप्टिक्स का, और एक पार्ट और है वो है बेटा थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अब देखो, ये खुद में एक मेजर पार्ट है, सब ये सब बहुत ज्यादा टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। मैकेनिक्स खुद में एक मेजर पार्ट है, इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स कवर होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें भी एक मेजर टॉपिक्स कवर होंगे हमारे। देखो मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे हम मोशन पढ़ सकते हैं, हम यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हम यहाँ पर रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे फ्लोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, साउंड की नॉलेज मिलेगी। क्लियर। तो ये सब बेटा किसका पार्ट है, मैकेनिक्स का पार्ट है। क्लियर है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ये क्लास 12th में है। आप चार्ज की फील्ड के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे। क्लियर। आप यहाँ पर एसी-डीसी के बारे में पढ़ोगे, आप यहाँ पर EMI के बारे में पढ़ोगे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ोगे। क्लियर है। फिर ये सारी चीजें तो कवर होगी। अब ऑप्टिक्स में क्या है, ऑप्टिक्स में आप क्या पढ़ोगे, ऑप्टिक्स में आपका जो कवर होगा बेटा वो जैसे लाइट, क्या पढ़ोगे, लाइट पढ़ोगे। क्लियर। आप यहां पे पढ़ सकते हो वेव, पार्टिकल, और भी बहुत सारी नॉलेज आपको यही ऑप्टिक्स में कवर होगी। क्लियर है। फिर हमारा आता है बेटा थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, देखो थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन आपको लॉज मिलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज मिलेंगे। दूसरा, आपको हीट के बारे में मिलेगी नॉलेज। थर्ड, आपको हीट इंजन के बारे में पता चलेगा, हीट इंजन। फिर आपको यहाँ पे क्या, रेफ्रिजरेटर के बारे में पता चलेगा। ओके।
यहाँ पर एक और टर्म यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या है, इसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। तो ये सब बेटा जो पार्ट है ये हमारी कैसे पार्ट है, मैक्रोस्कोपिक के, मतलब फिजिक्स का ये जो स्कोप ऑफ फिजिक्स है ये कैसे स्कोप है, मैक्रोस्कोपिक कंडीशंस में है। क्लियर, ये हमें दिखाई दे रहे हैं। क्लियर, ये सारी चीजें हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, इसको फील कर ले रहे हैं। क्लियर, तो ये सारी चीजें हमारी मैक्रोस्कोपिक का पार्ट है। क्लियर, अब बात करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक क्या है या क्वांटम फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखो यही समझ लेते हैं, क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक लेवल की बात करेंगे, एटम्स के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। क्लियर, यहाँ पे हम रेडिएशंस की बात करेंगे या अल्फा बीटा डीके करेंगे, चेक करेंगे। क्लियर, तो ये सारी चीजें जो हमें मिल रही हैं ये बेटा किसका पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। मॉडर्न फिजिक्स में हम ये सब चीजें, एक्सरे के बारे में हम नॉलेज गेन करेंगे। तो ये सब हमारा मॉडर्न फिजिक्स है। देखो कहीं ना कहीं मॉडर्न फिजिक्स या मॉडर्न टर्म्स के या क्वांटम चीजों की जो नॉलेज है वो आपको क्लास 11th में एक छोटी सी झलक मिलेगी केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। क्लियर, मैक्सिमम आपको वहां पे क्वांटम के बारे में, क्वांटम चीजों के बारे में सारी चीजें नॉलेज मिल जाएगी कि होती क्या है, फिर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में। क्लियर हो रहा है, तो ये था हमारा बेटा स्कोप ऑफ फिजिक्स। दो तरीके के स्कोप ऑफ फिजिक्स हैं, फिर से समझ लो, एक है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक को हम क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट मानते हैं और इस माइक्रोस्कोपिक में हम पढ़ेंगे क्या, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, और हर एक में मेजर पार्ट में क्या है, अलग अलग चैप्टर्स हैं या अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनको हम विद डिटेल नॉलेज गेन करेंगे क्लास 11th में। क्लियर है, क्लास 12th में भी है, ये तो हमारा क्लास 12th में है। क्लियर, तो ऑप्टिक्स में भी वेव हमारा क्या है, क्लास 12th में है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम अच्छे से स्टडी करेंगे और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपसे जो पढ़ रहे हो आप क्लास 11th में, कोई पूछेगा कि ये मैक्रोस्कोपिक लेवल की पढ़ाई है या फिर माइक्रोस्कोपिक की, तो आप बता सकते हो उसको कि ये एक मैक्रोस्कोपिक लेवल है और ये एक क्लासिकल फिजिक्स है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका रिलेशन हम बताएंगे बेटा सोसाइटी से, कि हमारी सोसाइटी से फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है, हमारी सोसाइटी पर इसकी क्या नीड्स है, या हम टेक्नोलॉजीज जो बना रहे हैं, मतलब फिजिक्स की नॉलेज हम गेन कर रहे हैं तो हम डेवलप कर रहे हैं ना, डेवलप करते करते हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिससे हमारी सोसाइटी में क्या हो रही है, ईजियर कंडीशंस में, हमारे हेल्पफुल कंडीशंस में वो टेक्नोलॉजीज काम आ रही है। ठीक है, बहुत सारे वर्क में वो टेक्नोलॉजीज हमारी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम फिजिक्स की जो स्टडी कर रहे हैं उसको हम जो गेन करते जा रहे हैं, जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं वो हमारी सोसाइटी को हेल्पफुल है। और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो हार्मफुल कंडीशंस में भी हो। भाई ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर रहे हैं। अब गन बन गई, अब उस गन से आप किसी को शूट कर दो तो ये क्या है बेटा, ये तो हार्मफुल कंडीशन है ना। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है। एटम बम है, अब एटम बम क्या, न्यूक्लियर स्टडी है। ठीक है, तो न्यूक्लियर स्टडी जब हमने की तो अब वो तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। क्लियर, बट अब हम उसको ले गए और बम फोड़ दिए, तो ये क्या है बेटा, ओवरऑल हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो सोसाइटी पर कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है या हार्मफुल है। तो ये ओवरऑल डिपेंड हमारे ऊपर करता है। क्लियर, अब देखो समझो इसको कैसे किया या कैसे हम फिजिक्स की नॉलेज को बढ़ाते गए, हमको कैसे नीड्स हुई कि हमारी सोसाइटी में हमें अभी और नॉलेज गेन करनी है जिससे हमारी सोसाइटी में क्या होगा, हेल्प कुछ होगी सोसाइटी की और हम और डेवलप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टीम इंजन, देखो स्टीम इंजन था, उसकी एफिशिएंसी हमको बढ़ानी थी। क्या बढ़ानी थी, एफिशिएंसी बढ़ानी थी। अब जब उसकी एफिशिएंसी हमें बढ़ानी थी तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो कहीं ना कहीं हमारी स्टडी जब बढ़ती गई तो हमें एक न्यू ब्रांच मिली फिजिक्स की, न्यू ब्रांच मिली। उस ब्रांच को हमने बोला थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोला बेटा, थर्मोडायनेमिक्स। और ये जो न्यू ब्रांच थी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इससे हमने क्या किया, स्टीम इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाया और वो क्या किया, हमारी सोसाइटी को हेल्पफुल हुआ। बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारी जो नॉलेज गेन हुई उससे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी बढ़ी। भाई ये तो क्या हुआ कि एक टेक्नोलॉजी से
हमको जब उसकी नीड्स ज़्यादा हुई तो हमने उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एक नई तरीके की ब्रांच फिजिक्स की निकाल दी और उसको हमने पढ़ा और उसके थ्रू हमने उस टेक्नोलॉजी को और डेवलप किया। बट कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर हम क्या करेंगे, नॉलेज को ले करके एक न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि सेमीकंडक्टर की जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो इसमें एक सिलिकॉन चिप की डिस्कवरी हुई, क्लियर। और इस सिलिकॉन चिप की हेल्प से हमें एक बहुत ही हेल्पफुल टेक्नोलॉजी मिली, जैसे लैपटॉप, आपका मोबाइल, मेरा भी मोबाइल, ओके, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी हेल्पफुल थी। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, फिजिक्स की नॉलेज से हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया और वो हमारी सोसाइटी के लिए क्या हुआ, हेल्पफुल हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को हमें बढ़ाया, हमने उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया, हमारी उसकी नीड ज़्यादा थी तो उसको बढ़ाने के लिए हमने फिजिक्स की ही ब्रांच बना ली और उसकी स्टडी को बढ़ा दिया और थर्मोडायनेमिक्स आ गया। क्लियर हो रहा है। तो ये था बेटा रिलेशन बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि हम इसका कैसे यूज कर रहे हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल है या फिर ये हमारे लिए हेल्प कर रही है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका यूज कैसे कर रहे हो। क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि रिलेशन बताइए, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, इस नॉलेज को आप ध्यान में रखिएगा और उसको ध्यान में रखते हुए आंसर लिखिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, वो लास्ट टॉपिक है, 4 टाइप्स की फंडामेंटल फोर्सेस हमें पढ़नी है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज 4 फंडामेंटल फोर्सेस। देखो बेटा, ये जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इस 4 फंडामेंटल फोर्स के अंदर ही आपकी सारी फोर्स इंक्लूड होगी। जितनी फोर्स आप पढ़ोगे ये सारी फोर्सेस आपकी कहीं ना कहीं डिफरेंट फोर्सेस इस 4 फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर ही इंक्लूड होगी। ठीक है, तो चलो फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स हमारी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बेटा, समझो। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो 2 मास के बीच में लगती है, मतलब 2 मास के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है वो कैसी फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है। क्लियर। अब कैसे लग रही है, कितनी लग रही है, ये सारी चीजें हम ग्रेविटेशन चैप्टर में ही पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि 2 मास है, वो 2 मास के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इसके बाद अब इसमें ये देखो कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कैसी फोर्स है, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। कैसी है, लॉन्ग रेंज फोर्स। इसको लॉन्ग रेंज क्यों बोला गया, देखो बहुत दूर दूर मास है ना, फिर भी उसके बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। कैसे, सन है, अर्थ है, सन कितना दूर है अर्थ से, बहुत दूर है, बट दोनों के बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इट इज अ वीकेस्ट फोर्स। ये बहुत ही वीकेस्ट फोर्स है। जितनी हमारी 4 फंडामेंटल फोर्सेज है ना, इस 4 फंडामेंटल फोर्सेज में सबसे वीकेस्ट फोर्स हमारी ग्रेविटेशन फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है। बात समझ में आ रही है, इसको ग्रेविटेशन कर लेते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब बेटा इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल लो। क्लियर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेटा 2 चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्सेस है। कैसे, जैसे हमको पता है कि अगर 2 लाइक चार्जेस होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, 2 अनलाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये जो रिपल्शन और अट्रैक्शन ये दोनों हो रहा है, ये किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का है। मतलब चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्सेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बोलते हैं। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स। क्लियर है बेटा। एक चीज जान लो,
दिस फोर्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, दिस फोर्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। हम इसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोल सकते, ठीक है, बट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में इस फोर्स को हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक। अब एक और चीज देखो, ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्सेस में ये जरूरी नहीं कि हमारे पास मीडियम हो, मतलब ये जो दो बॉडी प्लेस्ड है या जो दो चार्ज प्लेस है ये किसी पर्टिकुलर मीडियम में ही हो तभी यहाँ पर फोर्स लगेगी, नहीं, यहाँ पे है तो ठीक है, नहीं है मीडियम तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स कि दोनों फोर्सेस को जरूरी नहीं है कि मीडियम मिले, और अगर मिल जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो नो मीडियम रिक्वायर्ड, और ये कॉमन पॉइंट है, ये दोनों के लिए है। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये दो फोर्सेस हो गई। अब बाकी की दो फोर्सेस हमारी कौन सी है? एक है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, रफ कर देते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब बेटा इसके नाम से समझो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, इट मींस कि ये जो फोर्स आई है ये कहां से आई है? न्यूक्लियस से आई है। किससे आई है? न्यूक्लियस से आई है। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बहुत सारे प्रोटॉन बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो कि हमें पता है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो बहुत सारे प्रोटॉन हैं, तो सर पॉजिटिव चार्ज के बीच में तो होता है रिपल्शन। अब अगर पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर भी रिपल्शन होना चाहिए, और रिपल्शन होने की वजह से कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियस बर्स्ट हो जाना चाहिए। बट ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? बिकॉज ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब प्रेजेंट है, न्यूक्लियस कहते हैं इनको, क्लियर, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट हो रही है, एक ऐसी फोर्स एक्सर्ट हो रही है जो कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नहीं आया? देखो, दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होना चाहिए, ठीक है, बट वो रिपल्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो दो प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, it is a short range force, it is a short range force। ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, 10 to the power -15 मीटर के अंदर ही ये एग्जर्ट होती है, इससे ज्यादा में ये एग्जर्ट नहीं होगी। कैसे? देखो, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 10 to the power -15 या 10 to the power -14 होता है, क्लियर, तो उससे ज्यादा की रेंज में ये फोर्स एग्जर्ट नहीं होती। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एंड इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटॉन, जैसे समझो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। क्लियर? अब ये नहीं है कि प्रोटॉन के बीच में ज्यादा होगी, ये लाइक है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में ज्यादा नहीं होगी एज कंपेयर टू दिस। क्लियर? ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और ये सब क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है उनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर? इट मींस डू नॉट डिपेंड ऑन चार्जेस। ये जो फोर्स है ये चार्जेस पर डिपेंड नहीं करती है, इट इज योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, सो द नेक्स्ट फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब बेटा समझो, ये भी तो न्यूक्लियर फोर्स है, तो कहीं ना कहीं ये भी न्यूक्लियस की बात करेगा। क्लियर? बट इसके बारे में हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम इसको ये समझ लेते हैं कि ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसी फोर्स है?
शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्लियर? कितनी? 10⁻⁻15 मीटर की रेंज पर ही एक्सर्ट होगी। एक कॉन्सेप्ट समझ लो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स एक्सर्ट हो रही थी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स एक्सर्ट हो रही थी, बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी। वाई? रीजन है, देखो बेटा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में है। क्लियर? तो रेडियस इसकी कितनी होगी? 10⁻⁻14 या फिर 10⁻⁻15 होगी। अब इससे बाहर है ना इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रेंज है वो क्या हो गया? इससे ज्यादा हो गया ना। इट मीन्स कि 10⁻⁻15 की रेंज से ज्यादा हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। तो वो क्या होगी? इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी। क्लियर हो रहा है? ठीक, आप समझो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक, ये आ कहां से रही है? रेडिएशन के इमिशन से, रेडिएशन के इमिशन से, अल्फा बीटा पार्टिकल्स है, इनके एमिट होने से जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो हमारी क्या है बेटा? वीक न्यूक्लियर फोर्स है। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं? अब देखो बेटा एनसीईआरटी में एक पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न के थ्रू हमें ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जानना है। सो एनसीईआरटी में एक पैटर्न दिया हुआ है इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस का, उसको हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स। क्लियर? हियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, here weak nuclear force and gravitation force। हमने आपको बता रखा है कि ग्रेविटेशन फोर्स वीकेस्ट फोर्स है इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस में। आप समझो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 1 है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻⁻2 होगी, और वीक न्यूक्लियर फोर्स इसके कंपैरिजन में 10⁻⁻13 होगी, और ग्रेविटेशन फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻38 होगी। इट मींस कि बहुत ज्यादा टाइम ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? वीक है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? बट इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, सो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोग बुक स्टडी करिए, क्लियर, रीड करिए और पर्टिकुलर क्वेश्चंस इसके ट्राई करिए, देखिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ओके।